गुड मॉर्निंग। चैप्टर 7 में आज का है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। ठीक है, क्या है? पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। अब इसमें हम आपको ये समझना है कि पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति क्या है। ठीक है, इसमें वैध अनुबंध जो होते हैं इसके लिए स्वतंत्र सहमति का होना अनिवार्य होता है, क्योंकि स्वतंत्र सहमति की दो बातें आवश्यक हैं, सहमति और स्वतंत्र सहमति। अब सहमत से क्या आशय है? ठीक है, सहमत से क्या आशय है? इसमें आ जाता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति में सहमति से क्या आशय है। ठीक है, सहमत से क्या आशय है? तो सहमत से आशय में इसमें क्या आता है? धारा आर्टिकल 13 के अनुसार क्योंकि इसमें जो पक्षकार अनुबंध वगैरह और सहमत जो होते हैं इसमें सब धाराएं लागू होती है। ठीक है, तो इसमें धारा 13 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की सहमति उस समय मानी जाती है जब वे एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं। धारा 13 के अनुसार आशय से सहमत है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की सहमति उस समय मानी जाती है जब उनका भाव और बात एक ही हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सहमत से आशय। फिर उपयुक्त पक्षकारों के अनुसार सहमति में क्या क्या तत्व होने चाहिए? कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। इसमें पहला है कम से कम दो पक्षकार का होना। ठीक है, स्वतंत्र धारा 13 के अनुसार आपको पता चला कि दो या दो से व्यक्ति में उनके भाव और जो उनकी बात करने जो मतलब किसी भी बारे में बात किए हैं उसमें आपस में सहमत होना चाहिए। फिर कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। फिर दूसरा नंबर है दोनों पक्षकार एक ही बात के संबंध में सहमत हो। मतलब कि दूसरा नंबर है कि दोनों पक्षकार एक ही बात में सहमत हो। कोई भी अगर मान लो की बात है, कोई भी बात की गई है, कोई भी मान लो ये कुछ बात की गई है, उसमें दोनों पक्षकारों का मत एक होना चाहिए। फिर तीसरा नंबर है दोनों पक्षकार एक ही भाव से सहमत हैं। तीसरा क्या है? दोनों पक्षकार एक ही भाव से सहमत हो। ठीक है, अब इसमें पहला क्या है? कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक है। ठीक है, फिर दोनों पक्षकार एक ही बात में सहमत है। मतलब दो पक्षकार जो है तो उनकी बात करने का जो है किसी के बारे में बात की है तो दोनों का मतलब सहमत होना आवश्यक है। फिर तीसरा है दोनों पक्षकार एक ही भाव से सहमत है। अगर मान लो किसी चीज की वो बिक्री करते हैं, किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो दोनों का भाव एक ही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह हो गया। सहमत की परिभाषा के अनुसार सहमत के लिए आवश्यक है कि प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता, जो प्रस्ताव रखता है और जो स्वीकार करता है, एक ही बात को एक ही भाव समझकर सहमति दे। यदि वे अलग अलग बातों पर एक भाव या एक ही बात से अलग अलग भावों में सहमत होते हैं तो ऐसी सहमत मान्य नहीं होगी। ठीक है, सहमत उस समय मानी जाती है जबकि पक्षकार अनुबंध के तथ्यों के अनुबंध संबंध के समान भाव होते हैं और उनके मत
एक होना चाहिए। भाव की भिन्नता 3 कारणों से हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसमें से पहला है अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में। भाव की भिन्नता जो है तो 3 कारणों से होती है। उसमें से पहला नंबर है अनुबंध की विषय वस्तु के संबंध में। ठीक है, इस संबंध में राइफल्स बनाम विचिल होल सन 1864 में 2H&C 906 के बाद में एक पक्षकार ने 125 गांठें रुई खरीदने का अनुबंध किया। ठीक है, जिसे पियरलेस नामक जहाज पर मुंबई से आना था। इस नाम से 2 जहाज मुंबई आने वाले थे। एक पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो अक्टूबर में आने वाला था और दूसरे पक्षकार का आशय उस जहाज से था जो दिसंबर में आने वाला था। ठीक है, न्यायालय ने निर्णय दिया चूंकि दोनों पक्षकार जो हैं तो एक ही भाव और एक ही बात से सहमत नहीं है, मतलब दोनों पक्षकार एक बात और एक भाव से सहमत नहीं है, इसलिए उनमें से कोई भी मान्य अनुबंध नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो राइफल्स बनाम विचिल होल जो मतलब प्रतिवादी हैं तो मतलब जो 125 गांठें रुई की खरीदने का अनुबंध किया था। ठीक है, तो एक आदमी कह रहा है कि एक जहाज कब आएगा, अक्टूबर में, और एक कह रहा है कि आएगा, दूसरा पक्षकार कह रहा है कि वो दिसंबर में आएगा। तो दोनों का सहमत नहीं है, ना उनका मत सहमत है और ना भाव सहमत है, इसलिए अनुबंध के विषय वस्तु के संबंध में इसको रखा गया है। फिर दूसरा है अनुबंध की प्रकृति के संबंध में। अब प्रकृति तो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, इस संबंध में शरत चंद्र बनाम कन्हई लाल AR 1929 कलकत्ता 786 के बाद में एक पक्षकार ने झूठ बोलकर एक प्रलेख का हस्ताक्षर करवा लिए। दूसरे पक्षकार का आशय सिर्फ गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना था, जबकि पहले पक्षकार ने उसे प्रलेख के पक्षकार के रूप में क्या करवा लिया था, हस्ताक्षर करवा लिया था। तो तब न्यायालय ने निर्णय दिया क्योंकि इसमें सहमति नहीं हुई है, क्योंकि दोनों पक्षकार एक बात पर भिन्न भिन्न भाव से सहमत हुए थे। फिर तीसरा नंबर है पहचान के संबंध में। अब पहचान के संबंध में, इस संबंध में कंडी बनाम लिंडस्ले 1878 3AC 459 का बाद उल्लेखनीय है। इसमें ब्लैंकिरन कंपनी एंड लिंडले प्रतिष्ठित ग्राहक थे। उन्हीं ग्राहकों के नाम से मिलते जुलते नाम वाले ब्लैकर्न नामक व्यक्ति ने लिंडले को माल के लिए आदेश दिया। उस आदेश पर ब्लैकर्न के हस्ताक्षर इस प्रकार किया कि वह ब्लैकर्न एंड कंपनी का हस्ताक्षर प्रतीत होता था, लेकिन इसमें क्या था कि ब्लैंकर ने जो है तो गलती से कपट के कारण कपट का काम किया है, इसलिए यह अनुबंध वास्तव में अनुबंध नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों वो जो मतलब हस्ताक्षर किया गया था वो कपट के कारण किया गया था या दूसरा हस्ताक्षर किया गया था, इसलिए इसमें स्वतंत्र सहमति नहीं है और पहचान के संबंध में भी नहीं मिलते जुलते हैं। फिर है आगे क्या आ गया स्वतंत्र सहमति की परिभाषा। अब स्वतंत्र सहमति की परिभाषा में इसमें है स्वतंत्र सहमति की परिभाषा। ठीक है, अब स्वतंत्र सहमति की परिभाषा क्या है? स्वतंत्र सहमति की परिभाषा
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 के अनुसार सहमति उस समय स्वतंत्र कही जाएगी कि जब तक किसी के द्वारा ये प्रभावित न हो। अब इसमें से पहला क्या आता है? उत्पीड़न। उत्पीड़न, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है अनुचित प्रभाव, मतलब कि किसी के ऊपर अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हो गया दूसरा? अनुचित प्रभाव। और तीसरा नंबर है कपट अथवा धोखा, मतलब इसमें स्वतंत्र सहमत में कपट अथवा धोखा नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर है मिथ्या वर्णन, असत्य कथन। मिथ्या वर्णन मतलब किसी को गलत ना बोला जाए, वर्णन अथवा असत्य कथन, ठीक है। और पांचवा नंबर है इसमें, पांचवा नंबर है भूल या गलती, ठीक है। भूल या गलती मतलब स्वतंत्र सहमत में ये उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, अनुचित प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तीसरा कपट अथवा धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, चौथा में मिथ्या वर्णन असत्य कथन, पांचवा में भूल और गलती, ये हमें स्वतंत्र सहमत में नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले स्वतंत्र सहमत में क्या है? उत्पीड़न। उत्पीड़न क्या है? उत्पीड़न का बल प्रयोग का आशय किसी व्यक्ति को ठहराव के लिए बाध्य करने के लिए कोई ऐसा उद्देश्य कार्य करने या न करने या धमकी देना है तो भारतीय दंड संहिता के द्वारा वर्जित है, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए किसी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना अथवा रोकने की धमकी देना, ये क्या है? उत्पीड़न है। इसमें इसके अंतर्गत दो परिभाषाएं के अंतर्गत बताया गया है। पहला, भारतीय दंड संहिता द्वारा वर्जित कोई भी कार्य करने की धमकी देना, और दूसरा किसी संपत्ति के विधि विरुद्ध निरोध कार्य ऐसे निरोध करने की धमकी देना, मतलब कि किसी के द्वारा उसको उत्पीड़न पहुंचाना, ये बल प्रयोग के द्वारा उसको धमकी देना या किसी को हानि पहुंचाना, ये क्या है? उत्पीड़न है, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है, छोटा सा है एक, क्लार्क बनाम टर्नबुल। क्लार्क बनाम टर्नबुल जो है तो ये वाद और प्रतिवादी हैं। इस बात में निर्णय रख दिया गया कि महाजन द्वारा कर्ज लेने वाले को वैधानिक ढंग से कैद कराने या रोक कर रखने की धमकी बल प्रयोग का दबाव नहीं होगी। फिर है दूसरा क्या है? अनुचित प्रभाव। स्वतंत्र सहमत की परिभाषा में पहला हो गया उत्पीड़न और दूसरा हो गया अनुचित प्रभाव। इसमें अनुचित प्रभाव है, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 16 के अनुसार कोई भी अनुबंध अनुचित प्रभाव द्वारा प्रेरित किया गया उस दशा में कहा जाता है जबकि पक्षकार के बीच इस तरह के संबंध हैं जिसमें उस एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति में है और दूसरे पक्षकार को अनुचित लाभ करने के लिए वह स्थिति के प्रयोग में लाया जाता है। जैसे किसी अन्य व्यक्ति के बाहरी दृश्य वास्तविक दृश्यमान प्राधिकार रखता है और उसके साथ विवादाश्रित संबंध भी रखता है, और इनमें निम्नलिखित तथ्यों का भी होना आवश्यक है। जैसे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को प्रभावित करने की स्थिति, अनुचित लाभ उठाने की इच्छा, लाभ उठाना, ठीक है, ये क्या है? इसके आवश्यक तथ्य हैं। फिर अनुचित प्रभाव को प्रयोग लाने की स्थिति क्या है? वास्तविक एवं स्पष्ट प्राधिकार का होना आवश्यक है, विश्वासार्ह संबंध होना चाहिए, अस्वस्थ मानसिक दशा। ऐसे अस्वस्थ मानसिक दशा में जहां एक व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के अनुबंध करता है जिसकी मानसिक स्थिति अस्थायी रूप से
आयु, बीमारी या मानसिक शारीरिक कष्ट के कारण क्षीण हो गई हो, जैसे डॉक्टर तथा मरीज। ठीक है, ये हो गया अनुचित प्रभाव। फिर आगे आ जाएगा क्या, धोखा या कपट। धोखा या कपट किसे कहा जाता है? ठीक है, धोखा जैसे धारा 17 के अनुसार जब अनुबंध एक पक्षकार एवं उसकी अनदेखी या उसके प्रतिनिधि दूसरे पक्षकार अथवा प्रतिनिधि को धोखा देने के अभिप्राय से अथवा उसको अनुबंध के लिए प्रेरित करने के अभिप्राय से अग्रलिखित कामों में कोई काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कपट या धोखा। जैसे किसी भी व्यक्ति के बात को सत्य बताना जो सत्य नहीं है, जिसका उसे सत्य होने का विश्वास भी नहीं है, ठीक है, वो क्या हो गया, धोखा या कपट हो गया। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के सक्रिय छुपा जिसे वास्तविक ज्ञान अथवा विश्वास है, पूरा न करने के अभिप्राय से दिया गया कोई वचन, कोई भी कार्य जिसका दूसरे पक्ष को धोखा देना होता है, ये हो गए क्या, कपट या धोखा। फिर इसके लक्षण क्या है? कपट का काम अनुबंध के पक्षकार एवं उसकी अनदेखी उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कपट जो है तो धोखा देने के अभिप्राय किया जाना चाहिए या पक्षकार के वास्तव में धोखा होना चाहिए। ठीक हो गया है, ये हो गया कपट और धोखा। फिर इसके बाद आता है मिथ्या वर्णन। मिथ्या वर्णन क्या है? इसमें भारतीय अनुबंध अधिनियम के शब्दों, इसको दो अर्थों में प्रयोग किया गया है भारतीय अधिनियम अनुबंध के अनुसार। पहला है कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन और दूसरा निर्दोष मिथ्या वर्णन। ठीक है, कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन मतलब जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से जो मिथ्या वर्णन किया जाता है उसे कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन कहते हैं। ये धारा 17 में किया गया है। फिर निर्दोष मिथ्या वर्णन अज्ञानवश किया गया हो या उसे हम जो अज्ञानवश कार्य किया जाता है उसे हम निर्दोष मिथ्या वर्णन कहते हैं। ये हो गया आपका मिथ्या वर्णन। फिर लास्ट में आ जाएगा भूल या गलती। भूल या गलती अनुबंध की मान्यता के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति की सहमत उस समय कही जाती है जब वो एक ही बात पर एक भाव से सहमत होते हैं, किंतु कभी कभी असंभव हो जाता है कि अनुबंध के लिए किसी भी आवश्यक तथ्य के विषय में अज्ञानता अथवा भूल के कारण पक्षकार जो होता है तो ये गलती कर बैठता है और इस स्थिति में हम कहा जाता है कि सहमत भूल से प्रभावित है, मतलब भूल के कारण हमारा सहमत एक जैसे नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार जब ठहराव के दोनों पक्षकार में किसी भी आवश्यक तथ्य के विषय में भूल पर है तो ऐसी हालत में सहमति स्वतंत्र नहीं कही जाएगी। ऐसी स्थिति में ठहराव क्या होता है, व्यर्थ होता है। इसके भूल कितने प्रकार के कितने संबंधी हो जाते हैं? भूल दो प्रकार की होती है। पहला है कानून संबंधी भूल और दूसरा तथ्य संबंधी भूल। कानून संबंधी भूल मिस्टेक ऑफ लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है। तथ्य संबंधी भूल, अब कानून संबंधी भूल के अंतर्गत आता है अपने देश के समान कानून संबंधी भूल, विदेशी कानून संबंधी भूल, और तथ्य संबंधी भूल के अंतर्गत आता है तथ्य संबंधी भूल ठहराव दोनों पक्षकार के द्वारा होनी चाहिए, किंतु निर्णय संबंधी भूल, संभावना संबंधी भूल एवं गलत विश्वास के आधार पर किसी भी अनुबंध को त्याग नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।